इस दुनिया में एल्केमी नाम का एक मैजिक एग्जिस्ट करता है जिसकी मदद से आप किसी भी मैटर को डिकंस्ट्रक्ट करके उसे एक नए शेप में रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी बनाना है तो उसके लिए आपके पास कुछ होना जरूरी है, यानी कि अगर आपको मेटल का हथियार चाहिए तो उसके लिए मेटल होना जरूरी है। लेकिन एल्केमी की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट काम आता है, इसका नाम होता है इक्विवेलेंट एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज आप पाना चाहते हैं उसके बदले में आपको भी कुछ देना होगा और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेकिन इस एल्केमी की दुनिया में जितने भी एल्केमिस्ट हैं उन सबको बोला जाता है कि ह्यूमन ट्रांसमुटेशन से दूर रहना, यानी कि किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना। और इस एल्केमी की दुनिया में इसको पाप माना जाता है और सभी एल्केमिस्ट को बोला जाता है कि वो इस चीज को ना करें। लेकिन इसी दुनिया के अंदर दो भाई रहते हैं जिनका नाम है एडवर्ड एरिक और अल्फोंस एरिक। दोनों ही भाई अपनी माँ के साथ खुश थे, लेकिन इनके फादर इनके साथ नहीं रहते थे क्योंकि वो ज्यादातर काम के लिए बाहर ही रहते थे। दोनों अपनी माँ के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन फिर एक दिन उनकी माँ को एक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उनकी माँ मर जाती है। लेकिन अपनी माँ को खोने के बाद यहाँ पे एडवर्ड अपने फादर से नफरत करने लगता है क्योंकि उसकी माँ के मरने के बावजूद भी उसके फादर एक बार भी उनको देखने तक नहीं आए। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड बहुत ज्यादा स्मार्ट था, वो बचपन से एल्केमी सीखा करता था और अपने फादर के स्टडी रूम में जा करके लगातार बुक्स पढ़ता था। यही कारण है कि वो लगातार एल्केमी के बारे में बहुत कुछ जान गया था और उसको पता था ह्यूमन ट्रांसमुटेशन के बारे में। इसलिए वो अपने भाई को बोलता है कि हमें वो करना होगा ताकि हम अपनी माँ को जिंदा कर सकें। और इसके अलावा उन्हीं के पड़ोस में एक लड़की रहती थी जो कि उनकी अच्छी दोस्त भी थी। वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहती थी और वहीं पे जाकर के दोनों रात में खाना खाया करते थे। लेकिन अपनी माँ को जिंदा करने से पहले ये लोग साल भर प्रैक्टिस करते हैं टीचर के साथ, और साल भर की जब इनकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है तब उसके बाद यहाँ पे एडवर्ड सारा सामान ले आता है जो कि ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होता है। वो सारा सामान ये लोग एक ही चीज के अंदर डाल देते हैं और ऊपर से ये दोनों अपना थोड़ा थोड़ा खून भी डालते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे एडवर्ड जमीन के ऊपर एक सिंबल बनाता है और ये दोनों एल्केमी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे अल्फोंस धीरे धीरे गायब होने लगता है और वहीं पे हम देखते हैं कि एडवर्ड का एक पाँव उसके शरीर से अलग हो जाता है। एडवर्ड यहाँ पे कोशिश तो करता है अपने छोटे भाई को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाता। तब तक यहाँ पे उसका छोटा भाई पूरी तरीके से गायब हो जाता है। अब इसके बाद एडवर्ड थोड़ी देर के बाद एक अलग ही जगह पे आ जाता है और उसके सामने एक आदमी होता है। वो बोल रहा होता है कि कई लोग मुझे वर्ल्ड के नाम से जानते हैं, तो कई लोग मुझे गॉड बुलाते हैं, तो कई लोग मुझे ट्रुथ बुलाते हैं, और तुमने जो रिचुअल परफॉर्म किया है उसी वजह से तुम मुझसे मिल पाए हो। एक काम करो, जाओ और रियलिटी देख करके आओ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उसको एक गेट के अंदर भेज दिया जाता है और इस गेट के अंदर आ जाने के बाद वो अपनी सारी मेमोरीज को वापस से देख रहा होता है और ऊपर से उसको एल्केमी से रिलेटेड सारी नॉलेज भी मिल रही होती है। और यहाँ पे गेट से जब वो बाहर आ जाता है तो उसको पता ये चलता है कि जो रिचुअल वो परफॉर्म कर रहा था उसके अंदर कोई भी गलती नहीं थी, बल्कि यहाँ पे एक मटेरियल था जो मिसिंग था। वो यहाँ पे ट्रुथ को बोलता भी है कि मुझे गेट के अंदर फिर से जाने दो ताकि मैं पता कर सकूं कि वो मटेरियल कौन सा है। लेकिन यहाँ पे ट्रुथ ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि जितना तुमने कुर्बानी दी है उसके हिसाब से मैं बस तुम्हें इतना ही नॉलेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और थोड़ी देर के बाद उसका लेफ्ट पाँव गायब हो जाता है। जब वो अपनी दुनिया में वापस आता है तो उसका सिर्फ एक ही पाँव होता है और वो देख रहा होता है कि उसका छोटा भाई गायब है। वो लगातार बोल रहा होता है कि प्लीज माँ मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन इस बार उसके सामने उसकी माँ आ तो जाती है, लेकिन एक बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है और वो समझ जाता है कि वो अपनी माँ को जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन वो अपने भाई को जिंदा करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पे एक आर्मर के अंदर एक एल्केमी परफॉर्म करता है और फिर उसके अंदर अपने भाई की सोल को ट्रैप कर देता है। लेकिन इस चक्कर में यहाँ पे एडवर्ड को अपना राइट हैंड गंवाना पड़ता है। फिर इसके 4 साल के बाद हम देखते हैं कि मिलिट्री से 2 लोग यहाँ पे एरिक ब्रदर से मिलने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मस्टैंग होता है उसने सुना होता है कि एरिक ब्रदर बहुत ज्यादा स्मार्ट है एल्केमी में, इसलिए वो सोचता है उनको स्टेट एल्केमिस्ट बनाने का। लेकिन उनके घर पे जब वो जाता है तो उसे पता चल जाता है कि दोनों भाई ने मिल करके ह्यूमन ट्रांसमुटेशन की कोशिश की थी। इसलिए फिर मस्टैंग दोनों भाइयों को ढूंढने लगता है और फिर बाद में वो दोनों भाई उसको मिल भी जाते हैं। यहाँ पे वो बोल भी रहा होता है कि तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन इसके अलावा वो यहाँ पे एडवर्ड की तारीफ भी करता है क्योंकि इतनी कम उम्र में वो समझ गया कि ह्यूमन ट्रांसमुटेशन किया कैसे जाता है और ऊपर से उसने अपने भाई की सोल को इस आर्मर के अंदर ट्रैप कर दिया। और ये सब देखते हुए मस्टैंग यहाँ पे बोलने लगता है कि मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ, एक काम ये करो, या तो यहाँ पे पड़े रहो, नहीं तो दूसरा चॉइस ये है कि तुम एक काम करो, स्टेट एल्केमिस्ट बन जाओ, जिसके बाद तुम्हें मिलिट्री को सर्व करना होगा और तुम्हें वैसा करना होगा जैसा हम बोलेंगे। लेकिन इसके फायदे भी हैं, यानी कि अगर तुम कहीं पे भी जाते हो और तुम्हें रिसर्च के लिए कुछ भी चाहिए तो हम प्रोवाइड करेंगे, और ऊपर से मैं चाहूंगा कि तुम अपने लिए समय निकाल लो ताकि तुम अपने भाई की बॉडी को फिर से ठीक कर सको। अब ये ऑफर देने के बाद यहाँ पे मस्टैंग रीजा के साथ वापस चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों भाई अपने आप को लगातार तैयार कर रहे होते हैं ताकि वो दोनों मिलिट्री में घुस सके। फिर 1 साल तक लगातार ये लोग प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एडवर्ड चला आता है हेडक्वार्टर्स में
और यहाँ पे आने के बाद उसको बोला जाता है कि तुम्हें एक टेस्ट देना होगा सबके सामने, और अगर तुम इस टेस्ट को पास कर जाते हो तो उसके बाद हमारे मिलिट्री के मेन हेड या फिर जिनको तुम प्रेसिडेंट बोल सकते हो, ब्रैडली डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। इतना सुनने के बाद यहाँ पे एडवर्ड अपनी एल्केमी को स्टार्ट कर देता है। अब सभी लोग ये देख करके हैरान थे कि यहाँ पे एडवर्ड सर्कल नहीं ड्रॉ कर रहा था एल्केमी के लिए, क्योंकि ज्यादातर एल्केमिस्ट को सर्कल ड्रॉ करना होता है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ड बिना सर्कल ड्रॉ किए हुए ही केवल अपने हाथ से एल्केमी को परफॉर्म कर लेता है और एक भाला निकालता है जमीन से और सीधा चला जाता है ब्रैडली के ऊपर हमला करने के लिए। वो यहाँ पे ब्रैडली को समझा रहा होता है कि आपको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर के अपनी पावर आपको दिखाने के बहाने आपकी जान भी ले सकता है। ये देखने के बाद यहाँ पे ब्रैडली एडवर्ड से इंप्रेस हो जाता है और बोलता है कि ठीक है तुम पास हो गए। इतना बोलने के बाद वहाँ से ब्रैडली तो चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो भाला होता है एडवर्ड का वो कट जाता है बीच से। और ये देखने के बाद यहाँ पे एडवर्ड को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ब्रैडली ने अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल कब किया। अब एडवर्ड यहाँ पे ऑफिशियली मिलिट्री के साथ मिलकर के काम करेगा और ऊपर से उसको एक निक नेम भी दिया जाता है, फुल मेटल एल्केमिस्ट, क्योंकि हर एक स्टेट एल्केमिस्ट का एक निक नेम होता है जो कि मिलिट्री के साथ काम करते हैं। फिर इसके कुछ दिनों के बाद यहाँ पे ब्रैडली मस्टैंग से बात करके बता रहे होते हैं कि आइजैक नाम के एक आदमी है जो कि आइस्ड एल्केमिस्ट है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसको पकड़ लो। एडवर्ड भी तुम्हारा साथ देगा, इसलिए जा करके उसको पकड़ो। और यहाँ पे आइजैक जो है फिलहाल के लिए गलियों में छुप रहा है और वो लगातार अपने सर्कल्स को ड्रॉ कर रहा होता है ताकि वो अपनी एल्केमी को परफॉर्म कर सके। और क्योंकि उसका मेन पावर वाटर है, यानी कि वो वाटर को ठंडा कर सकता है, गर्म कर सकता है और उसको सॉलिड भी बना सकता है। और क्योंकि ह्यूमन बॉडी 70% वाटर से बनी होती है तो वो किसी भी इंसान को छू करके उसको जमा भी सकता है। और इसके अलावा उसका बस चले तो किसी भी इंसान को अंदर से ही गर्म कर सकता है, इतना गर्म कि वो इंसान मर जाए। और तभी उसकी तरफ एक भाला उड़ते हुए आता है, लेकिन यहाँ पे आइजैक अपने आप को बचा लेता है और ये होता है एडवर्ड। अब एडवर्ड यहाँ पे आकर के बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इतना बोलने के बाद वो अपनी भाले को सेप देता है बेसबॉल बैट का और चला जाता है यहाँ पे आइजैक के ऊपर हमला करने के लिए। आइजैक भागने की तो सोचता है, लेकिन पीछे से अल्फांसो आ जाता है। फिर इसके बाद वो यहाँ पे एडवर्ड का हाथ टच करता है और उसको लगता है कि एडवर्ड का हाथ जल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि एडवर्ड का जो ये हाथ था वो लोहे का था। और ऊपर से एडवर्ड ने अपने भाले का शेप चेंज करने के लिए सिर्फ हाथों को जोड़ा था, उसने ट्रांसपोर्टेशन सर्कल नहीं बनाया। तो यहाँ पे आइजैक समझ जाता है कि फुल मेटल एल्केमिस्ट है और इतनी देर में वो भाग पाता है। यहाँ पे एडवर्ड उसको पकड़ लेता है और फिर बाद में उसको मिलिट्री के हवाले कर भी दिया जाता है। इसके अलावा एडवर्ड का जो एल्केमी है वो ज्यादातर हर मटेरियल पे काम करता है, यानी कि वो स्टोन, मेटल या किसी भी और मटेरियल का साइज और शेप चेंज कर सकता है। इसके अलावा वो मटेरियल को एज ए वेपन भी इस्तेमाल कर सकता है और अपने आप को बचाने के लिए शील्ड भी बना सकता है। अब इधर पे आइजैक को बंदी बना लिया जाता है और वो जा ही रहा होता है मिलिट्री वालों के साथ, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में वो देख लेता है कि वहाँ पे पानी होता है। तो वो अपने एल्केमी को परफॉर्म करता है और चारों तरफ धुआं कर देता है और जब उसे मौका मिलता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद एडवर्ड यहाँ पे मस्टैंग के पास आता है, तो मस्टैंग उसको बता रहा होता है कि जिस आदमी का पीछे तुम कर रहे हो उसका नाम है आइजैक और वो भी एक स्टेट एल्केमिस्ट हुआ करता था और ऊपर से इस बाल वॉर के दौरान उसने हमारा बहुत साथ दिया था, लेकिन पता नहीं उस वॉर के बाद हुआ क्या कि उसने हमारा साथ देना छोड़ दिया, यानी कि वो मिलिट्री से निकल गया और फिर उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक बात बताओ कि क्या तुमने कोई ऐसा तरीका ढूंढा जिससे कि तुम अपने भाई की और अपनी बॉडी को ठीक कर सको। लेकिन एडवर्ड ये सुनकर के गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये लोग इसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं कि वो अपने लिए भी कुछ कर पाए। लेकिन तभी वहाँ पे मेज आ जाता है जो कि इन दोनों से मिलना चाहता था, यानी कि वो दोनों एल्रिक ब्रदर से मिलना चाहता था, क्योंकि ये दोनों बहुत ही कम उम्र में स्टेट एल्केमिस्ट बन गए हैं। यही कारण है कि उन दोनों को बोलता भी है कि आज रात का खाना तुम मेरे घर पे खाओगे और वहीं पे सो जाना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादातर हर कोई एडवर्ड के छोटे भाई यानी कि अल्फोंस को समझ लेता है फुल मेटल एल्केमिस्ट, क्योंकि उसने पूरा कवच पहना हुआ है। और यहाँ पे जब इनको पाए खाने के लिए दिया जाता है तो यहाँ पे एडवर्ड ही सिर्फ खा रहा होता है। मेज यहाँ पे अल्फोंस को बोलता भी है कि तुम भी खाओ, लेकिन एडवर्ड बोलता है कि वो अभी ट्रेनिंग कर रहा है इसलिए वो खा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ड और उसके भाई की जो सच्चाई है वो केवल कुछ ही लोगों को पता है। यही कारण है कि हर कोई नहीं जानता कि उन दोनों ने ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन किया था। और इधर पे आइजैक एक और एल्केमिस्ट से मिलने के लिए आता है जो कि उसी की तरह जेल में था, लेकिन यहाँ पे आइजैक उससे बात करके बता रहा होता है किस तरीके से ब्रैडली ने हमसे वॉर के अंदर कितने लोगों का खून करवाया और तुमने भी तो मेरी तरह कई सारे ऑफिसर्स की जान ली है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी ब्रैडली से बदला लेना चाहते हो, तो एक काम करो तुम मेरा साथ दो। लेकिन यहाँ पे दूसरा एल्केमिस्ट बस हंस करके बोल रहा होता है कि मैंने उन ऑफिसर्स को इसलिए मारा क्योंकि मुझे मारने में मजा आता है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। और आइजैक वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे मेज अपनी बीवी से बात करते हुए बता रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि ये दोनों बच्चे इतनी कम उम्र में मिलिट्री के साथ काम करें, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा। लेकिन फिर अगले दिन यहाँ पे मस्टैंग अपने कमांडर्स को बता देता है कि जहाँ कहीं भी आइजैक दिखे उसको वहीं पे मार देना, और ये हुक्म सीधा ब्रैडली की तरफ से आया है। इधर पे हम देखते हैं आइजैक को जो कि काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन सर्कल कई सारे गलियों में बना देता है, और वो जब एक ट्रांसपोर्टेशन सर्कल बना रहा होता है कि तभी वहाँ पे एलेक्स आ जाता है जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है, और वो भी एक स्टेट एल्केमिस्ट है।
वो यहाँ पे आने के बाद सीधा हमला कर देता है आइजैक के ऊपर और पीछे से यहाँ पे दोनों भाई भी आ जाते हैं। लेकिन आइजैक अपनी जान बचाने के लिए इन दोनों भाइयों के ऊपर पानी फेंक देता है और फिर उसके बाद उस पानी को इतना ज्यादा गर्म कर देता है कि अगर उसके बीच में कोई भी आ गया तो जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अल्फोंस कैसे भी करके एडवर्ड की जान बचा लेता है और उसके बाद आइजैक फिर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन रात हो जाने के बाद आइजैक को फाइनली यहाँ पे मस्टैंग के द्वारा पकड़ तो लिया जाता है, लेकिन मस्टैंग के पास जो पावर थी वो फायर अल्केमिस्ट की थी। यही कारण है कि मस्टैंग की पावर यहाँ पे आइजैक के सामने टिक नहीं पाती और फिर आइजैक वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर इसके बाद आइजैक गलियों में आ जाता है और चेक करने लगता है कि उसने जो सर्कल बनाया था वो सही सलामत है कि नहीं। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे एडवर्ड भी आ जाता है आइजैक को रोकने के लिए। लेकिन अब आइजैक यहाँ से भागता नहीं, वो बोलने लगता है कि मैंने जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सर्कल बनाए थे उन सबको एक्टिवेट करने का वक्त आ गया है, और वो तुरंत ही अपनी एल्केमी से सबको एक्टिवेट भी कर देता है। और क्योंकि यहाँ पे सारे ट्रांसपोर्टेशन सर्कल एक ही बार में एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये देखने के बाद एडवर्ड को ऐसा लग रहा होता है कि शायद आइजैक के पास फिलोसोफर स्टोन है। अब यहाँ पे आइजैक एडवर्ड को समझा रहा होता है कि जिस मिलिट्री के साथ तुम मिलकर के काम कर रहे हो तुम्हें उनकी सच्चाई नहीं पता। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहाँ पे लगातार आइजैक से बस मांग रहा होता है कि फिलोसोफर स्टोन तुम्हारे पास है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आइजैक बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, और फिर वो तुरंत ही आइस का एक बड़ा सा ब्रिज बना देता है और यहाँ पे लगातार उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पे एलेक्स आ जाता है उसको रोकने के लिए। अब एलेक्स यहाँ पे उसको एक जोरदार पंच मार के रोकने की तो कोशिश करता है, लेकिन तब तक आइजैक अपना रास्ता ही बदल लेता है। और ना केवल ये बल्कि शहर के जितने भी गली कोने होते हैं उन सब जगहों से आइस के बड़े बड़े ब्रिजेस एक साथ कनेक्ट हो रहे थे, और वो समझ जाते हैं कि सारे ब्रिज जो है जाकर के मिलेंगे सेंट्रल हेडक्वार्टर से। क्योंकि आइजैक यहाँ पे ब्रैडली से बदला लेना चाहता था, वो चाहता था कि सेंट्रल हेडक्वार्टर को फ्रीज कर दो और उसके अंदर जितने भी लोग हैं सबको मार दो। अब यहाँ पे एडवर्ड और अल्फोंस दोनों ही आ जाते हैं ब्रिज के ऊपर यहाँ पे आइजैक को रोकने के लिए। लेकिन दोनों के पास एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो ब्रिज है पानी से बना है और पानी का एडवांटेज केवल आइजैक को ही मिल पाएगा। यही कारण है कि आइजैक थोड़ा सा ब्रिज को पिघला देता है और फिर बाद में उसको गर्म पानी बना करके यहाँ पे छोड़ देता है एडवर्ड के ऊपर। अब एडवर्ड को जब यहाँ पे गर्म लग रहा होता है तब उतनी देर में यहाँ पे आइजैक उसके पास आ जाता है और वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला भी कर देता है। आइजैक का प्लान यहाँ पे ये था कि वो एडवर्ड की बॉडी को टच करेगा और उसके अंदर के पानी को इतना ज्यादा गर्म कर देगा कि एडवर्ड की मौत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड की जान बचाने के लिए अल्फोंस बीच में आ जाता है और यहाँ पे आइजैक उसका चेहरा गर्म कर देता है और इसके बाद अल्फोंस थोड़ी देर के लिए नीचे गिर जाता है और उसका जो चेहरे का आर्मर था वो भी हट जाता है। अब यहाँ पे आइजैक को ऐसा लग रहा होता है कि शायद उसने अल्फोंस की जान ले ली, लेकिन यहाँ पे अल्फोंस जिंदा होता है और वो देख लेता है कि आर्मर के अंदर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे आइजैक समझ जाता है कि इन दोनों ने ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन की कोशिश की थी और यही कारण है कि अल्फोंस की बॉडी भी गायब है और उसका केवल सोल ही है जो कि इस आर्मर के अंदर ट्रैप है। फिर इसके बाद एडवर्ड यहाँ पे एल्केमी छोड़ हैंड टू हैंड फाइट करने चला जाता है सीधा आइजैक से, और यहाँ पे दोनों मिल करके उसको नीचे गिरा भी देते हैं ब्रिज से। एडवर्ड बोलता भी है कि अब तुम हार मान लो क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आइजैक बोलने लगता है कि तुम भूल गए हो कि 70% वाटर हमारी बॉडी के अंदर होता है, और वो अपनी खून की मदद से यहाँ पे इन दोनों पे हमला कर देता है। लेकिन इस हमले में यहाँ पे एडवर्ड घायल हो जाता है और इतनी देर में आइजैक भी इधर से चला जाता है और हम देखते हैं कि जितने भी ब्रिजेस आइजैक ने बनाए थे अब वो धीरे धीरे हेडक्वार्टर के बहुत पास पहुंच जाते हैं और हेडक्वार्टर अब धीरे धीरे जम रहा होता है। यहाँ पे सोल्जर्स ट्राई तो कर रहे होते हैं ब्रिज को तोड़ने का, लेकिन जैसे ही ब्रिज थोड़ा टूटता वो अपने आप को रिपेयर भी कर ले रहा था। तब यहाँ पे मस्टैंग आता है जो कि अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है इस ब्रिज को खत्म करने के लिए। अब यहाँ पे आइजैक एक गली से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ब्रैडली आ जाता है और वो पूरा जगह ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि शायद ब्रैडली ने अपने एल्केमी स्टार्ट कर दिया है, और क्योंकि यहाँ पे आइजैक जो है ब्रैडली को मारना चाहता था तो वो अपने ही खून को एक स्वॉर्ड में बदल लेता है और बढ़ रहा होता है ब्रैडली की तरफ उसको मारने के लिए। लेकिन जैसे वो ब्रैडली के पास आता है ब्रैडली बस हल्का सा अपना हाथ घुमाता है और ऐसा करने के बाद ही आइजैक की बॉडी पे कई सारे कट लग जाते हैं, जिसके बाद आइजैक की तो मौत हो जाती है और उसके मरने के बाद उसकी बॉडी के अंदर से एक स्टोन बाहर आता है, लेकिन वो स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और क्योंकि अब आइजैक मर गया था तो उसका जो एल्केमी था वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। यही कारण है कि मस्टैंग उसके ब्रिजेस को आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई एक नए शहर में आ जाते हैं फिलोसोफर स्टोन की तलाश में, क्योंकि एडवर्ड ने कहीं पे पढ़ा है कि फिलोसोफर स्टोन के द्वारा वो अपने भाई की बॉडी को वापस ठीक कर सकता है। लेकिन जिस टाउन के अंदर वो दोनों आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद जब वो दोनों बैठ करके कुछ पी रहे होते हैं तभी अल्फोंस के द्वारा एक घड़ी टूट जाती है। अब यहाँ पे अल्फोंस डर रहा होता है कि वो क्या करे, लेकिन तभी यहाँ पे एडवर्ड अपने एल्केमी से उसको जोड़ देता है। हर किसी को लग रहा होता है कि ये एक मिरेकल है या फिर एक जादू है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ड बताता भी है कि ये कोई जादू नहीं बल्कि एक एल्केमी है। लेकिन यहाँ पे हर कोई उसको प्रीस्ट से कंपेयर करने लगता है। एडवर्ड पूछता है कि कौन है ये प्रीस्ट, तब यहाँ पे लोग बता देने लगते हैं कि कई साल पहले तुम्हारी तरह एक प्रीस्ट हमारे टाउन में आया था, और वो बताता है हम सबको कि किस तरीके से गॉड उसकी बात मानते हैं और गॉड लगातार उसको पावर देते रहते हैं। यही कारण है कि वो अपनी मैजिक पावर के जरिए हमारे छोटे मोटे काम कर देता है। ना केवल इतना ही बल्कि वो किसी इंसान को जिंदा भी कर सकता है। अभी सुनने के बाद यहाँ पे एडवर्ड को ऐसा लगता है कि शायद
प्रीस्ट के पास एक फिलोसोफर स्टोन है। इसलिए फिर एक दिन जब प्रीस्ट यहाँ पे सभी लोगों को भाषण दे रहा होता है तो वो भी उस रैली में चला जाता है और फिर यहाँ पे प्रीस्ट सबके सामने एक फ्लावर को मिनरल में बदल देता है। अब ये देखने के बाद यहाँ पे एडवर्ड को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसने ये कैसे कर लिया, क्योंकि उसने एक ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदला है। ये देखने के बाद अल्फोंसो समझ जाता है कि जरूर उसके पास भी एक फिलोसोफर स्टोन है, इसलिए दोनों ही चले जाते हैं प्रीस्ट से मिलने के लिए। लेकिन प्रीस्ट से मिलना इतना ज्यादा आसान नहीं है, इसलिए यहाँ पे एडवर्ड सबसे पहले चला आता है उसके एक फॉलोअर के पास। इस लड़की को आकर के बता रहा होता है कि मुझे गॉड में बिलीव नहीं है, लेकिन इस लड़की को गॉड के अंदर बिलीव था। वो लगातार यहाँ पे प्रीस्ट की पूजा भी किया करती थी और इसके अलावा उसको ये बिलीव था कि प्रीस्ट मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़की भी किसी को जिंदा करवाना चाहती थी और यही कारण है कि उसका जो विश्वास है प्रीस्ट के अंदर बहुत ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड लगातार बोल रहा होता है कि मुझे साइंस में बिलीव है और फिर उसके बाद इन दोनों की बहस हो जाती है। लेकिन आखिरी में यहाँ पे एडवर्ड बोलता है कि मैं भले ही साइंस को मानता हूँ लेकिन मैं फिर भी गॉड में बिलीव करना चाहता हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? अब ये सुनने के बाद ये लड़की खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि अगर तुम सही में गॉड में बिलीव करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने प्रीस्ट से मिलवाती हूँ। उनसे मिलने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि गॉड की पावर क्या होती है। लेकिन यहाँ पे जो प्रीस्ट होता है इसको पता चल जाता है कि एल्रिक ब्रदर यहाँ पे आ चुके हैं। उसको ये लग रहा होता है कि शायद वो दोनों यहाँ पे उसका प्लान बिगाड़ देंगे और यही कारण है कि प्रीस्ट एक आदमी को भेजता है दोनों भाइयों को उसके पास लाने के लिए। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे उनका प्लान ये होता है कि कैसे भी करके दोनों भाइयों को मार देना है। इसलिए जब यहाँ पे उन दोनों को प्रीस्ट के पास लाया जा रहा होता है कि तभी अचानक से उन लोगों को बंदी बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही भाई अपने आप को बचा लेते हैं और फिर यहाँ पे प्रीस्ट उन दोनों के सामने आता है। लेकिन एडवर्ड उसको देखने के बाद बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अपने लोगों को बुद्धू बना रहे हो, तुम एल्केमी का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे प्रीस्ट बोलने लगता है कि एल्केमी के लिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपके पास उसी तरीके का कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एडवर्ड बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था कि तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो, फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे पास भी फिलोसोफर स्टोन है और अगर नहीं है तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और फिर पता करता हूँ कि तुम्हारे पास वो स्टोन है कि नहीं। और फिर यहाँ पे प्रीस्ट अपने आप को खतरे में देख करके तुरंत ही अपने फॉलोअर को बोलता है कि इसको गोली मार दो, क्योंकि गॉड के विल के खिलाफ जा रहा है। अब यहाँ पे लड़की बंदूक तो उठा लेती लेकिन वो खुद भी डरी हुई थी। एडवर्ड यहाँ पे उसको बोलता भी है कि वो काम मत करो जो कि प्रीस्ट तुमसे बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे लड़की बताती है कि नहीं, मैंने उनका मिरेकल देखा है, मुझे पता है कि वो मेरे भाई को जिंदा कर सकते हैं। और इतना बोलने के बाद वो यहाँ पे डर भी रही थी और डर के मारे गोली चला देती है। लेकिन ये गोली यहाँ पे अल्फोंस को लगती है और उसका जो ऊपर का आर्मर था वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे अल्फोंस बात कर पा रहा था और चल पा रहा था। तो ये देखने के बाद यहाँ पे लड़की डर जाती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आर्मर के अंदर तो कोई भी बॉडी नहीं है, तो ये आर्मर अपने आप कैसे हिल पा रहा है। और प्रीस्ट बोलने लगता है कि ये दोनों ईविल हैं, इन दोनों को खत्म करना होगा। और फिर इसके बाद वो अपने ही एक मॉन्स्टर को इन दोनों के ऊपर छोड़ देता है। इस मॉन्स्टर को भी उसने एल्केमी के जरिए ही बनाया होता है और वो यहाँ पे सीधा हमला कर देता है एडवर्ड के ऊपर। इस हमले में एडवर्ड के कपड़े भी फट जाते हैं, लेकिन एडवर्ड कैसे भी करके इस लायन को खत्म कर देता है। बाद में एडवर्ड यहाँ पे बताने लगता है कि देख लो मेरी बॉडी को ध्यान से, यही होता है जब तुम ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन की कोशिश करते हो, यानी किसी मरे हुए को जिंदा करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पे एडवर्ड लगातार रोज को समझा रहा होता है कि एक बार जो आदमी मर जाता है वो जिंदा नहीं होता। अब यहाँ पे अल्फोंस बोलने लगता है प्रीस्ट को कि वो फिलोसोफर स्टोन हमारे हवाले कर दो, इससे पहले ही किसी को कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन प्रीस्ट ऐसा कुछ भी करता नहीं, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि दोनों स्टोन का इस्तेमाल अपने लिए करेंगे। और फिर इसके बाद प्रीस्ट यहाँ पे तुरंत ही एल्केमी के जरिए एक गन ले आता है और तुरंत ही हमला कर देता है इन दोनों के ऊपर। अब उतनी देर में यहाँ पे अल्फोंस रोज को लेकर के यहाँ से भाग जाता है ताकि उसको कोई नुकसान न पहुंचे। और फिर जब दोनों अकेले होते हैं तब यहाँ पे वो रोज को पूरी बात बता देता है। वो बोलने लगता है कि हमने भी हमारी माँ को जिंदा करने की कोशिश की थी, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए। इस चक्कर में मेरे भाई ने अपना एक पाँव और हाथ गवा दिया और मेरी पूरी बॉडी ही गायब हो गई। क्योंकि एल्केमी में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट काम आता है, यानी कि अगर कोई चीज तुम्हें चाहिए तो उसके बदले में कोई चीज देनी भी पड़ेगी और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर तुम किसी इंसान को जिंदा करने की कोशिश करते हो तो किसी इंसान को तुम्हें कुर्बान भी करना होगा, और शायद उतनी बड़ी कुर्बानी हम नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे रोज उसकी कोई बात नहीं मानती। वो बोलने लगती है कि तुम दोनों भले ही फेल हो गए हो अपनी माँ को जिंदा करने में, लेकिन ऐसा तो नहीं कि प्रीस्ट ऐसा ना कर पाए, हो सकता है वो स्टोन के जरिए मेरे भाई को जिंदा कर दे। फिर इसके बाद एडवर्ड यहाँ पे उस प्रीस्ट को एक रूम में ले आता है और बोलता है कि अब मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। तब यहाँ पे प्रीस्ट उसको बताता है कि मैं एक ऐसी आर्मी अपने फॉलोअर्स के द्वारा बनाना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए अपनी जान दे सके, और फिर उसके बाद मैं सभी कंट्रीज के ऊपर हमला करवा दूंगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मेरे लिए मरते हैं, मुझे तो कैसे भी करके बस हर एक कंट्री पे राज करना है। लेकिन वहीं पे गेट के बाहर अल्फोंस एक बड़ा सा माइक लेके खड़ा था और यही कारण है कि अब टाउन में हर किसी को पता चल गया है कि प्रीस्ट उनके साथ क्या करना चाहता है। और क्योंकि यहाँ पे प्रीस्ट का
प्लान फेल हो जाता है तो गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत ही यहाँ पे गन को अपनी बॉडी के साथ मिला देता है और अपनी बॉडी को थोड़ा बड़ा भी कर देता है और तुरंत ही चला जाता है एडवर्ड के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड उससे ज्यादा स्मार्ट था। उसके बगल में क्योंकि इतनी बड़ी वॉल थी तो वो वॉल के ऊपर ही एल्केमी परफॉर्म कर देता है और फिर वॉल से एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है जो कि प्रीस्ट को हरा भी देता है। फिर इसके बाद वो चला जाता है प्रीस्ट से उसकी अंगूठी लेने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद यही फिलॉसफर स्टोन है। लेकिन अंगूठी के अंदर का रिंग नीचे गिर जाता है और वो टूट भी जाता है। तब यहाँ पे उसको समझ में आता है कि फिलॉसफर स्टोन फेक था और यही कारण है कि अब जाकर के वो अपने भाई की बॉडी को जल्दी ठीक नहीं कर पाएगा। फिर वो प्रीस्ट को वहीं पे छोड़ करके इस टाउन से बाहर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसको रोज मिल जाती है जो कि उसका रास्ता रोक लेती है और वो बोल रही होती है कि स्टोन मेरे हवाले कर दो। यहाँ पे एडवर्ड बताता है कि स्टोन फेक था और ऊपर से वो टूट चुका है। लेकिन ये लड़की बोलने लगती है कि तुमने स्टोन को अपने लिए रख लिया है ना, ताकि तुम अपनी माँ को जिंदा कर सको। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड बस उसको यही बताता है कि जो लोग एक बार मर जाते हैं वो लोग जिंदा नहीं होते। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से जा रहा होता है। लेकिन रोज उससे पूछती है कि पहली बार मुझे किसी पे बिलीव हुआ था, अब तुम बताओ कि मैं किस पे बिलीव करूँ। तो एडवर्ड यहाँ पे बोलता है कि इसके बारे में तुम्हें खुद पता लगाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे टाउन का हर एक व्यक्ति प्रीस्ट की जान लेना चाहता था, लेकिन प्रीस्ट ने अपने आप को चर्च के अंदर छुपा लिया था और तभी वहाँ पे उसके सामने एक लड़की और एक आदमी आ जाते हैं। प्रीस्ट इन दोनों को देख करके इनकी जान लेने वाला था कि उससे पहले ये लड़की उसके माथे के अंदर एक बड़ा सा भाला डाल देती है और उसकी जान ले लेती है। फिर उसके बाद उसके साथ जो आदमी था उसको बोलने लगती है कि जाओ उसको खा लो। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ मिलिट्री का जो स्टेट एल्केमिस्ट था उसकी लड़ाई एक सीरियल किलर के साथ हो जाती है जो कि ज्यादातर स्टेट एल्केमिस्ट को ढूंढ करके मार रहा होता है और ये सोल्जर अपनी पावर की मदद से उस सीरियल किलर को कैद भी कर लेता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद ये किलर यहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन किलर बहुत ही आराम से उसके इस कैद को तोड़ देता है और बाहर आने के बाद उसका जो मुंह होता है अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसकी जान भी ले लेता है। जब यहाँ पे मेज को इसके बारे में पता चलता है तो एलेक्स को सावधान करता है और बोलने लगता है कि तुम भी एक स्टेट एल्केमिस्ट हो। तभी वहाँ पे ब्रैडली भी आ जाता है और वो मेज को बोलने लगता है कि तुम इसके इंचार्ज हो, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझसे बोलना, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि हम ऐसे ही लगातार अपने सोल्जर्स को खो नहीं सकते। और इधर पे दोनों भाई जब मस्टैंग से मिलने के लिए आते हैं तो मस्टैंग बोलता है तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने उस टाउन में किया, क्योंकि हमें भी शक था कि वो प्रीस्ट कुछ ऐसा ही करने वाला है और यही कारण है कि हम भी उसको पकड़ने वाले थे। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि उस टाउन में तुम्हें फिलॉसफर स्टोन भी मिल गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो फेक था। यहाँ पे एडवर्ड बोलता है कि हाँ तुमने सही सुना, वो स्टोन फेक तो था, लेकिन मुझे अभी भी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इतना फेक होने के बावजूद भी वो फिलॉसफर स्टोन बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसे एक ओरिजिनल फिलॉसफर स्टोन होता है। तो यहाँ पे अल्फोंस बोलता है कि मुझे बायो एल्केमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। एडवर्ड बोलता है कि मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूँ और हमें कैसे भी करके उस फेक स्टोन के बारे में और भी ज्यादा पता करना चाहिए और ये रिसर्च करनी चाहिए कि उसकी पावर उसको आ कहाँ से रही थी। तब हो सकता है हमें कैसे भी करके असली फिलॉसफर स्टोन के बारे में पता चल जाए। तब यहाँ पे मस्टैंग बोलता है कि एक काम करो, तुम टकर से मिलो जो कि एक स्विंग लाइफ एल्केमिस्ट है और ये कीमेरा ट्रांसम्यूटेशन में भी बहुत अच्छा है। इस ट्रांसम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिला करके एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाना। यहाँ पे एडवर्ड बोलता है कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए, यही कारण है कि तुम हमारी मदद कर रहे हो। लेकिन मस्टैंग ये बोलता है कि तुमने हमारी बहुत मदद की है, यही कारण है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और ऊपर से टकर 2 साल पहले स्टेट एल्केमिस्ट बना था जब उसने एक ऐसा क्रिएचर बना दिया जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकता है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि वो क्रिएचर सामने से बात भी कर सकता है ह्यूमन लैंग्वेज में, लेकिन उसने अब तक केवल एक ही बात बोली है कि मैं मरना चाहता हूँ और इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन उसके बाद से उस क्रिएचर ने खाना पीना भी बंद कर दिया और बाद में उसकी मौत भी हो गई। फिर इसके बाद ये तीनों पहुंच जाते हैं टकर के घर पे और यहाँ पे टकर बता रहा होता है मैं एक स्विंग लाइफ एल्केमिस्ट हूँ, तो तुम दोनों को मुझसे क्या काम है। मस्टैंग यहाँ पे बताने लगता है कि इन दोनों को बायो एल्केमिस्ट के बारे में जानना है। ये दोनों जानना चाहते हैं कि उस एल्केमी में जिस तरीके के रिएक्शन होते हैं वो किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। टकर बोलता है कि ठीक है, मैं अपने रिसर्चेस दिखा तो दूंगा, लेकिन याद रहे कि एल्केमी में इक्विवेलेंट एक्सचेंज चलता है, यानी कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी रिसर्चेस दिखाऊं तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम बायो एल्केमी क्यों सीखना चाहते हो। तब यहाँ पे एडवर्ड उसको पूरी सच्चाई बताता है कि उसने अपनी माँ को जिंदा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जाकर के उसे कैसे भी करके बस अपने भाई की बॉडी वापस चाहिए। तब यहाँ पे टकर बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और फिर इसके बाद वो उसको ले आता है अपने लैब में जहाँ पे उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रखे थे। वो बोल भी रहा होता है कि तुम चाहो तो एक काम करो, मेरी लाइब्रेरी में भी जा सकते हो, वहाँ पे जाकर के तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन मिले तुम ले लेना। लेकिन यहाँ पे दोनों इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं बुक्स की पढ़ाई में कि यहाँ पे मस्टैंग बोलता भी है कि मैं जा रहा हूँ और फिर शाम में मैं किसी को यहाँ पे भेजूंगा। लेकिन यहाँ पे दोनों ही उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। अब दोनों लगातार यहाँ पे पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन टकर की बेटी यहाँ पे आ जाती है जो कि अल्फोंस के साथ खेलने लगती है। तब यहाँ पे एडवर्ड उसको बोलता है कि फिलहाल के लिए तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ना कि यहाँ पे खेलने में। लेकिन तभी यहाँ पे टकर का जो डॉग होता है वो आकर के एडवर्ड के ऊपर चढ़ जाता है और बाद में एडवर्ड उसका पीछा करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी आखिरी में डॉग उसके ऊपर आ ही जाता है और फिर शाम हो जाने के बाद यहाँ पे कोई आता है लेने के लिए उन दोनों को। लेकिन फिर यहाँ पे एडवर्ड
बोल रहा होता है कि अभी मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन अब इन दोनों का वक्त आ जाता है जाने के लिए। तब यहाँ पे टकर की बेटी नीना बोलती हुई कि क्या तुम दोनों कल आओगे। अल्फोंस बोलता है कि हाँ मैं वादा करता हूँ कि कल हम फिर से आएंगे। ये दोनों यहाँ से जब जा रहे होते हैं तब यहाँ पे सोल्जर जो है यहाँ पे टकर को बोल रहा होता है कि भूलिएगा मत, आपका असेसमेंट का दिन नजदीक आ रहा है और ये बात ब्रैडली ने मुझे आपको बोली थी ताकि मैं आपको बता दूं और ये बात याद दिला दूं। और फिर यहाँ पे टकर बोलता है कि ठीक है मैं ये बात नहीं भूलूंगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पे उसकी बेटी पूछती है कि असेसमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे वो अपनी बेटी को बता रहा होता है कि देखो मैं एक स्टेट एल्केमिस्ट हूँ और मेरे को रिसर्चेस शो करनी है सबके सामने और ये दिखाना है कि मुझे उससे रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि मिलिट्री वाले मुझ पर बहुत खर्चा कर रहे हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि पिछले साल मैंने अपना रिसर्च दिखाया तो था लेकिन वो किसी काम का नहीं था। यही कारण है कि अगर इस बार भी मेरा रिसर्च किसी काम का नहीं रहा तो वो लोग मुझे निकाल देंगे स्टेट एल्केमिस्ट की जॉब से। लेकिन अगले दिन रिसर्च के लिए ये दोनों भाई वापस आ जाते हैं और लगातार लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स को पढ़ रहे होते हैं। अल्फोंस यहाँ पे नीना से पूछता है कि तुम इतने बड़े घर में रहती हो तो क्या बोर नहीं हो जाती। नीना बताती है कि देखो मैं बोर नहीं होती क्योंकि मेरे पास एक डॉग है, लेकिन हाँ डैडी ज्यादातर आजकल लैब में रहते हैं अपने रिसर्च को लेकर के, तो कई बार मुझे लोनली फील होता है। अभी सुनने के बाद यहाँ पे एडवर्ड को खुद का चाइल्डहुड याद आ जाता है, इसलिए वो फिर यहाँ पे नीना को बोलता है कि चलो थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए और फिर वो नीना के साथ यहाँ पे खेलने लगता है। लेकिन वहीं पे टकर ये सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके असेसमेंट का दिन अब बहुत नजदीक आने वाला है और अब तक उसका कुछ भी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं मेज को, जो कि यहाँ पे लगातार एलेक्स को बता रहा होता है कि अगर एक सीरियल किलर नॉर्मल सोल्जर को मारे तो समझ में भी आता है, क्योंकि नॉर्मल सोल्जर बहुत ही कमजोर होते हैं, लेकिन वो सीरियल किलर सीधा स्टेट एल्केमिस्ट को मार रहा है जिसके पास बहुत पावर होती है। तब यहाँ पे एलेक्स बोलने लगता है कि स्टेट एल्केमिस्ट को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं और ऊपर से उनके पास काफी प्रिविलेज भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है किलर उनको इसलिए मार रहा है क्योंकि किलर को कहीं से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, या फिर हो सकता है कि स्टेट एल्केमिस्ट के कई सारे दुश्मन हो, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि इस बार वॉर के दौरान कितने सारे स्टेट एल्केमिस्ट ने मदद की थी। तो हो सकता है लोग उसका बदला लेना चाहते हो स्टेट एल्केमिस्ट से। और यहाँ पे टकर इन दोनों को अपनी कहानी बता रहा होता है और बोल रहा होता है कि स्टेट एल्केमिस्ट बनने से पहले मैं बहुत ज्यादा गरीब था, यही कारण है कि मेरी बीवी के साथ मेरे झगड़े होते थे और आखिरी में उसने हमें छोड़ दिया। लेकिन मुझे कैसे भी करके ये असेसमेंट पास करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी फिर से उसी जगह चली जाए जहाँ से हम लोग निकल करके आए थे। तो यहाँ पे नीना बोलती है कि आप चिंता मत करिए डैडी, अगर इन दोनों ने आपकी मदद करने से मना कर दिया तब भी मैं आपकी मदद करूंगी। ये सुन करके उसके डैडी खुश हो जाते हैं और टकर बोलने लगता है कि कल मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगा। लेकिन जब अगले दिन ये दोनों भाई वापस आते हैं और ये दोनों ढूंढ रहे होते हैं टकर और नीना को, दोनों कहीं पे मिल नहीं रहे होते। लेकिन तभी एक रूम में यहाँ पे टकर एक क्रिएचर के साथ होता है और यहाँ पे टकर बताने लगता है कि देखो मैंने एक ऐसा क्रिएचर बना दिया है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है। इतना बोलने के बाद टकर इस जानवर को बोल रहा होता है कि इसका नाम एडवर्ड है और यहाँ पे जानवर भी एडवर्ड का नाम लेने लगता है। तभी देखने के बाद यहाँ पे एडवर्ड भी हैरान था और टकर बोलने लगता है कि अब मैं अपना असेसमेंट पास कर जाऊंगा और मैं स्टेट एल्केमिस्ट बने रहूंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जानवर था ये एडवर्ड को देखने के बाद लगातार बोल रहा होता है एडवर्ड एडवर्ड, और आखिरी में जानवर बोलता है भैया एडवर्ड। अब ये नाम सुनते ही अचानक से एडवर्ड को यहाँ पे कुछ होने लगता है। फिर वो पूछता है यहाँ पे टकर से कि आपकी वाइफ आपको छोड़ के कब चली गई थी। टकर बोलता है 2 साल पहले। और आप स्टेट एल्केमिस्ट कब बने थे? तो टकर फिर बोलता है 2 साल पहले। एडवर्ड बोलता है कि बस एक आखिरी सवाल, तुम्हारी बेटी और उसका डॉग कहाँ पे है? फिर यहाँ पे इतना बोलने के बाद एडवर्ड गुस्सा हो जाता है और फिर उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि 2 साल पहले भी तुमने अपनी वाइफ के साथ वही किया जो आज तुमने अपनी बेटी और डॉग के साथ किया है, क्योंकि तुमने कई बार एक्सपेरिमेंट किए एनिमल के ऊपर, लेकिन एनिमल के एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। कोई भी एनिमल ह्यूमन लैंग्वेज को ना तो समझ पाया ना ह्यूमन लैंग्वेज की तरह बोल पाया, लेकिन तुम्हारे एक्सपेरिमेंट किसी इंसान के ऊपर काम आ जाते हैं। यही कारण है कि सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तुमने अपनी खुद की बीवी के ऊपर किया और वो बोलने भी लगी, लेकिन उसकी मौत भी हो गई। और अब जाकर के तुमने अपने स्टेट एल्केमिस्ट का पद बचाने के लिए अपनी ही बेटी को अपने एक्सपेरिमेंट का शिकार बना लिया। टकर बोलने लगता है उसमें गलत क्या हुआ, ह्यूमंस की लाइफ को हमें इस्तेमाल करना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स के लिए, तभी जाकर के साइंस आगे बढ़ पाएगा। और तुम मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो और ह्यूमन लाइफ के बारे में मुझे इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो, जब तुमने खुद अपनी माँ को जिंदा करने के लिए अपना एक पाँव और हाथ गवा दिया, यहाँ तक कि तुमने अपने भाई की बॉडी की भी कुर्बानी दे दी। तो देखा जाए तो हम दोनों एक ही जैसे हैं। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड लगातार फिर उसको मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि नहीं हम दोनों एक जैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ड को बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि उसने अपने भाई की कुर्बानी दे दी थी अपनी माँ को बचाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे एडवर्ड को ये बात अच्छे से पता थी कि ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके से पाप माना जाता है और कर्स्ड माना जाता है एल्केमी की दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वो एल्केमी परफॉर्म किया और तब से लेकर के अब तक उसको इस बात का पछतावा भी है। और इसलिए फिर वो टकर की बातों को सुनने के बाद इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि लगातार टकर को पीट रहा होता है। लेकिन आखिरी में अल्फोंस उसको मना करता है कि ऐसा मत करो, अगर तुम उसे लगातार मारते रहोगे तो मर जाएगा। लेकिन फिर साइड में नीना आके खड़ी हो जाती है और लगातार यहाँ पे एडवर्ड को बोल रही होती है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम डैडी को हर्ट कर रहे हो, तुम्हारी वजह से डैडी को चोट लग जाएगी। यहाँ पे अल्फोंस भी झुक करके माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हम अपनी पावर के जरिए भी तुम्हें वापस से नॉर्मल नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पे तो बस नीना इतना बोल रही होती है कि हम खेल सकते हैं।
और वहीं पे टकर को अपने स्टेट अल्केमिस्ट की पोजीशन की ज्यादा पड़ी थी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवर्ड का ध्यान चला जाता है नीना की तरफ फिर से, और नीना लगातार बोल रही होती है कि हम खेल सकते हैं। ये देखने के बाद एडवर्ड को बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पे मिलिट्री वालों को भी पता चल जाता है कि टकर ने क्या किया है, लेकिन ये सब सुनने के बाद यहाँ पे मस्टैंग ये बोलने लगता है कि गलती सिर्फ उसकी नहीं है, इसमें गलती हमारी भी है, क्योंकि हमने स्टेट अल्केमिस्ट को इतना परमिशन दे रखा है कि वो किसी इंसान की भी जान ले सकता है जरूरत पड़ने पे। यहाँ तक कि स्टेट अल्केमिस्ट की पोजीशन ऐसी है कि कोई उसको छोड़ना नहीं चाहता, और क्योंकि हम लगातार टकर के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि वो हमें रिजल्ट ला करके दे, तो मेरे को लगता है कि टकर ने ये सब किया। लेकिन बाद में वो एडवर्ड को ये बात बताता है कि आगे चल करके फिर से तुम्हारा इन चीजों से सामना हो सकता है, तो इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे टकर के घर पे वो आ जाता है सीरियल किलर, और सीरियल किलर ने टकर के घर के बाहर जितने मिलिट्री वाले थे उन सबको मार दिया। और वो यहाँ पे आता है टकर की जान लेने के लिए, और टकर को मारने से पहले ये बोल रहा होता है कि जितने भी अल्केमिस्ट जो कि गॉड के पाथ को फॉलो नहीं करेंगे उन सबको मरना होगा। और इतना बोलने के बाद वो टकर की जान ले लेता है। लेकिन यहाँ पे टकर की मौत के बाद नीना रोने लगती है। तब नीना को देखने के बाद यहाँ पे किलर भी बोलने लगता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया, लेकिन अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ताकि तुम इस दुनिया को छोड़ करके एक नई दुनिया में चली जाओ। और फिर उसके बाद वो नीना को भी मार देता है। लेकिन यहाँ पे अभी भी एडवर्ड को सपने आ रहे होते हैं नीना के, यानी कि बोल सकते हो कि नाइटमेयर आ रहे होते हैं, और वो ढंग से सो भी नहीं पा रहा होता है। फिर वो पता करने के लिए चला जाता है मस्टैंग से कि अब नीना और टकर के साथ क्या होगा। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें रीजा मिल जाती है। वो उन दोनों को बताने लगती है कि वैसे तो हम कार्रवाई करने वाले थे टकर के ऊपर, लेकिन अभी पता चला है कि दोनों की मौत हो गई है। एडवर्ड पूछता है कि किसने किया, तो यहाँ पे रीजा बताती है हमें नहीं पता, अभी फिलहाल के लिए मैं वहीं पे जा रही हूँ। तो ये दोनों बोलते हैं कि हमें भी वहाँ पे आने दो, लेकिन रीजा ऐसा करने से दोनों को मना कर देती है। अब यहाँ पे क्राइम सीन पे मेज आ जाता है एलेक्स के साथ, और वो पता कर लेता है कि ये काम उसी किलर का है। फिर यहाँ पे मस्टैग भी इन दोनों की बातें सुन लेता है और बोलता है कि मुझे उस किलर के बारे में बताओ। लेकिन जिस टाउन के अंदर प्रीस्ट को मार दिया गया था वो प्रीस्ट अभी भी जिंदा था, और वो यहाँ पे लगातार अपने फॉलोअर्स को बोल रहा होता है कि हमें सन गॉड लीटो के आदेश को फॉलो करना होगा और फिर हर एक कंट्री पे कब्जा करना होगा। अब यहाँ पे ऐसा करने के लिए उसके फॉलोअर्स तो तैयार थे, लेकिन टाउन में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसको अपोज कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो जो प्रीस्ट है वो हमें धोखा दे रहा है, वो एक गद्दार है। अब उसके फॉलोअर्स यानी कि प्रीस्ट के फॉलोअर ये बातें सुन नहीं पाते, और फिर एक गैंग वॉर स्टार्ट हो जाती है टाउन में, और फिर टाउन के कई सारे गली नुक्कड़ों में आग भी लग जाती है, और लगातार एक गैंग वॉर चल ही रहा होता है। और यहाँ पे जो लड़की है जिसका नाम है लस्ट, उसके साथ एक आदमी होता है जिसका नाम होता है ग्लूटनी। दोनों ही मिलकर के नजारा देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ह्यूमंस कितने ज्यादा बेवकूफ होते हैं, और अब जाकर के वो यहाँ पे प्रीस्ट के साथ मिलकर के काम कर रही है। वो बोल भी रहे होते हैं कि भले उस फुल मेटल एल्केमिस्ट ने हमारा काम बिगाड़ दिया हो, लेकिन तुम्हारी मदद से हम अपना काम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं चाहूंगी कि तुम अपने असली रूप में आ जाओ। और यहाँ पे एनवी अपने असली रूप में आ जाता है। उसने प्रीस्ट का रूप इसलिए लिया था ताकि वो टाउन के लोगों को भड़का सके एक दूसरे के खिलाफ। फिर इसके बाद यहाँ पे एनवी जो है लस्ट को बताने लगता है कि तुमने सुना इस सिटी के अंदर जो टकर था उसको मार दिया गया उसी किलर के द्वारा जिसके पीछे हम हैं, यानी कि हम भी उस किलर को ढूंढ रहे हैं। लस्ट बोलने लगती है कि इस सिटी के अंदर तो वो मस्टैंग भी रहता है ना, यानी कि फायर एल्केमिस्ट, और यहाँ पे एनवी बताता है तुमने सही समझा, और वहाँ पे फुल मेटल एल्केमिस्ट भी रहता है। फिर यहाँ पे लस्ट बोलती है कि हमें उस बच्चे का कुछ तो करना होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो लगातार हमारा काम आकर के बिगाड़ दे। और यहाँ पे मेज मस्टैंग को बता रहा होता है कि उस किलर का नाम हमने स्कार रखा है क्योंकि उसके चेहरे पे एक स्कार है, और हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि वो सभी स्टेट एल्केमिस्ट से बदला लेना चाहता है। यही कारण है कि उसने अब तक टोटल 5 स्टेट एल्केमिस्ट की जान ले ली है, यहाँ तक कि उसने हमारी एक जनरल की भी जान ले ली है। लेकिन इस सुनने के बाद मस्टैंग को बिलीव नहीं होता, और वो बोल रहा होता है कि भला कोई ऐसा जनरल जो कि स्टेट एल्केमिस्ट हो और ऊपर से वो वेपन ट्रांसपोर्टेशन में भी अच्छा हो, उसकी जान को कैसे ले सकता है। तब यहाँ पे मेज बोलने लगता है कि अगर उनकी जान जा सकती है तो सोचो वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लो, क्योंकि तुम भी एक स्टेट एल्केमिस्ट हो और ऊपर से टकर भी एक स्टेट एल्केमिस्ट था जिसको मार दिया गया है। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पे मस्टैंग को फिक्र हो रही होती है एडवर्ड की, और फिलहाल के लिए यहाँ पे एडवर्ड ये सोच रहा होता है कि मैं अपनी माँ को वापस जिंदा करना चाहता था लेकिन ऐसा कर नहीं पाया, और ऊपर से मैं नीना को भी ठीक नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एल्केमी के बारे में सब चीज पता है और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन शायद मैं गलत था, मुझे हर चीज नहीं पता। और वहीं पे अल्फोंस बोल रहा होता है कि मैं तो बारिश को भी फील नहीं कर पा रहा, मुझे तो बस कैसे भी करके अपनी बॉडी वापस चाहिए, और उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे स्कार आ जाता है जो कि एडवर्ड के ऊपर हमला कर देता है। एडवर्ड यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए एल्केमी के जरिए एक खड़ी कर देता है, लेकिन स्कार उसको भी तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड को ना तो स्कार के बारे में कुछ पता था और ऊपर से उसको ये भी नहीं पता था कि वो किस तरीके का एल्केमी इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो दोनों भाई यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए स्कार उनको कहीं जाने नहीं दे रहा था। लेकिन ये लोग कैसे भी करके स्कार से बचते हुए भाग रहे होते हैं और एक गली में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन स्कार भी उधर पहुंच जाता है और वो फिर अपने एल्केमी के जरिए उनका रास्ता रोक लेता है, यानी कि वो उधर पे इतने सारे पत्थर गिरा देता है कि उनका रास्ता अपने आप ही रुक जाता है। यहाँ पे एडवर्ड पूछता भी कि तुम कौन हो और हमारे पीछे क्या कर रहे हो। तब यहाँ पे स्कार
बताता है कि मैं तुम जैसे क्रिएटर्स को खत्म कर रहा हूँ जो कि गॉड के विल के अगेंस्ट जाते हैं। और फिर यहाँ पे एडवर्ड को ऐसा लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसको लड़ना ही होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों लड़ने तो चले जाते हैं, लेकिन स्कार बहुत ज्यादा तेज था, इसलिए स्कार यहाँ पे अल्फोंस को छूता है और उसका आधा आर्मर उड़ा देता है। लेकिन फिर वो देखता है कि आर्मर के अंदर कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद एडवर्ड चले जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड क्योंकि अपने राइट हैंड से हमला करता है तो यहाँ पे स्कार भी उसका राइट हैंड पकड़ लेता है और वो उसके हाथ के ऊपर एल्केमी से हमला भी करता है। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड को कुछ नहीं होता और फिर उसको पता ये चलता है कि एडवर्ड का ये वाला जो हाथ है लोहे का है। और ये सब देखने के बाद अब तो स्कार को पता चल गया था कि ये दोनों कौन है। और फिर उसके बाद वो समझ जाता है कि इन दोनों ने ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन की कोशिश की थी। तो इसलिए जब एडवर्ड इस बार फिर से हमला करने की कोशिश करता है अपने राइट हैंड से, तो इस बार उसका राइट हैंड ही उड़ा देता है और केवल एक हाथ से यहाँ पे एडवर्ड अपने एल्केमी को परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड यहाँ पे स्कार से पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे भाई की भी जान लेने वाले हो। स्कार बताता है कि फुल मेटल एल्केमिस्ट तुम हो तो मैं तुम्हारी जान लूंगा, अगर तुम्हारा भाई बीच में आता है तो मुझे उसको मारना होगा। एडवर्ड बोलता है कि मुझसे वादा करो कि मेरे भाई को कुछ भी नहीं होगा और यहाँ पे स्कार उससे वादा करता है। अब स्कार उसको मारने वाला था कि तभी वहाँ पे मस्टैंग अपने सोल्जर्स के साथ आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम्हें हमारे कस्टडी में होना होगा क्योंकि तुमने ऑलरेडी 5 स्टेट एल्केमिस्ट को मार दिया है। तब यहाँ पे स्कार बताता है कि वो गॉड का जजमेंट था और मैं गॉड का राइट हैंड हूँ। लेकिन फिर यहाँ पे मस्टैंग चला जाता है स्कार से लड़ने के लिए और वो अपने पीछे गन भी दे जाता है रिस को और फिर वो चला जाता है स्कार से जब लड़ने के लिए। तब यहाँ पे स्कार भी उससे लड़ने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी बीच में रिज आ जाती है जो कि मस्टैंग को नीचे गिराती है और वो स्कार के ऊपर गोलियों से हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पे स्कार बच जाता है। रिज बताती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, बारिश में तुम्हारी पावर किसी काम की नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्कार बोलता है कि तुम्हें मुझसे लड़ना होगा इससे पहले कि मैं पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूं। लेकिन तभी वहाँ पे उसके पीछे एलेक्स आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे भी स्कार अपने आप को बचा लेता है और यहाँ पे एडवर्ड जब पूछने लगता है कि कौन है जो मेरी जान लेना चाहता है, तो यहाँ पे उसको पता ये चलता है कि ये स्कार है जिसने कि अभी टकर को मारा था और उसकी बेटी को, और अभी तुम्हारे पीछे आ चुका है और इसने कई सारे स्टेट एल्केमिस्ट की भी जान ले ली है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल के लिए एलेक्स लगातार स्कार के ऊपर हमला कर रहा होता है और यहाँ पे स्कार को दिक्कत आ रही होती है एलेक्स से लड़ने में, क्योंकि पहली बात तो एलेक्स का रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है और ऊपर से उसकी रफ्तार के अलावा उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि अगर एक पंच यहाँ पे स्कार को पड़ गया तो स्कार हार जाएगा। लेकिन इसके अलावा स्कार ये बात भी याद रखता है कि एलेक्स एक एल्केमिस्ट है, यानी कि अगर गलती से भी उसने उसको छू लिया तो वो अपनी एल्केमिस्ट की पावर के जरिए उसको बंदी बना सकता है। लेकिन यहाँ पे स्कार को ये बात पता चल जाता है कि एलेक्स जब भी एक पंच मारता है तो वो थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाता है, इसलिए वो इसी मौके का वेट कर रहा होता है कि एलेक्स किसी भी तरीके से उसके ऊपर एक पंच मारे और वो उसका पंच छू करके उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसको एक मौका मिल भी जाता है, लेकिन यहाँ पे एलेक्स एन वक्त पे अपने आप को पीछे धकेल लेता है और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दूर से रिज उसके ऊपर गोली चला देती है स्कार के ऊपर और स्कार को एक गोली लग भी जाती है, यहाँ तक कि स्कार का चश्मा भी नीचे गिर जाता है। और फिर यहाँ पे सब लोग देख लेते हैं कि उसकी लाल आंखें हैं और सबको समझ में आ जाता है कि स्कार एक इसवेलन है। लेकिन फिर यहाँ पे मस्टैंग उसको एक मौका देता है सरेंडर का, लेकिन यहाँ पे स्कार सरेंडर नहीं करता बल्कि वो अपने एल्केमी के जरिए अपने आगे के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। और इधर पे एडवर्ड जब अपने भाई के पास जाता है तो अल्फोंस उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और बोल रहा होता है कि तुम पागल हो गए थे क्या, तुम स्कार के सामने भागे क्यों नहीं, याद रखना कि हमारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हम एल्केमी के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे और फिर ही उसके बाद हम अपनी बॉडी को ठीक कर पाएंगे। याद रखना कि मैं एक सोल हूँ, यानी कि अगर मेरा आर्मर डिस्ट्रॉय हो भी गया तब भी मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन तुम जिंदा नहीं रहोगे अगर तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई तो। लेकिन फिर इसके बाद मस्टैंग बताने लगता है कि इज़ाबेलन एक ट्राइबल ग्रुप था जो कि ईस्ट में रहता था और वो वर्शिप करते थे किसी इज़ाबेल नाम के गॉड को और उनको लगता था वही उनका क्रिएटर है और वही एक सोलो गॉड है। वैसे तो उनके नंबर्स बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी मिलिट्री के साथ उनके आए दिन झगड़े होते रहते थे। लेकिन फिर ठीक 13 साल पहले हमारे एक सोल्जर के द्वारा उनकी एक छोटी सी बच्ची मारी गई। उसने गलती से गोली चलाई लेकिन उसमें उसकी बच्ची मारी गई, यानी कि इज़ाबेलन की एक बच्ची मारी गई। और फिर सारे इज़ाबेलन मिल करके यहाँ पे आर्मी के खिलाफ रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, यानी कि बोल सकते हो कि सिविल वॉर स्टार्ट हो गए और ये सिविल वॉर धीरे धीरे पूरे ईस्ट में फैलता चला गया। और तब जाके ब्रैडली को हुक्म देना पड़ा मिलिट्री वालों को कि सभी इज़ाबेल को मार दिया जाए और फिर इज़ाबेल को खत्म करने के लिए स्टेट एल्केमिस्ट की मदद ली गई और तब जाके स्टार्ट हुआ इज़ाबेल वाला वॉर। और उस वॉर के अंदर हमने सबको खत्म तो कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्कार उसमें बच गया था और यही कारण है कि वो रिवेंज लेने आया है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अगली बार हमें स्कार को पकड़ना होगा और उसको खत्म भी करना होगा, क्योंकि हम अपने आप को भी नहीं मरने दे सकते और हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। यहाँ पे एडवर्ड भी बोलता है कि हमें भी आगे बढ़ना होगा, हमें भी कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि हम अपनी बॉडी को ठीक कर सके। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एडवर्ड को अपना हाथ भी ठीक करना होगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने टाउन वापस जाएगा। और यहाँ पे वो जाने तो चाह रहा था अकेले, लेकिन यहाँ पे एलेक्स को भी उसके साथ भेज दिया जाता है और यहाँ पे मेजेस ये बात बताने लगता है, देखो मैं नहीं चाहता कि स्कार तुम्हारे पीछे आ जाए और अगर ऐसा हो तो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए एलेक्स रहेगा। फिर इनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है और फिर सुबह तक ये लोग पहुंच जाते हैं एडवर्ड के टाउन में। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि स्टेशन के ऊपर डॉक्टर मार्को दिख जाते हैं एलेक्स को और यहाँ पे एलेक्स उन्हें पहचान भी जाता है। वो लगातार यहाँ पे डॉक्टर मार्को का नाम ले रहा होता है और बोल रहा होता है कि आपने मुझे पहचाना क्या, लेकिन डॉक्टर मार्को यहाँ पे एलेक्स को देखने के बाद भाग जाते हैं।
फिर यहाँ पे एडवर्ड पूछता है कि वो कौन थे, तो यहाँ पे एलेक्स बताने लगता है कि मार्को बहुत ही टैलेंटेड एल्केमिस्ट थे जो कि किसी तरीके से ढूंढ रहे थे कि एल्केमिस्ट को मेडिकल ट्रीटमेंट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड वॉर के बाद से वो गायब ही हो गए और फिर वो कभी दिखे नहीं। तो यहाँ पे एडवर्ड बोलता है कि फिर तो हमें उनका पीछा करना चाहिए, हो सकता है वो बायो एल्केमी के बारे में कुछ तो जानते हो। तब यहाँ पे एलेक्स उस डॉक्टर का पोर्ट्रेट बना करके हर किसी से पूछने लगता है और फिर यहाँ के लोग उनको जान भी जाते हैं, लेकिन इनका नाम बदल चुका है और इनका नाम होता है मारो। फिर लोग कैसे भी करके डॉक्टर मार्को का पता लगा ही लेते हैं, लेकिन डॉक्टर मार्को यहाँ पे इन दोनों को बोलते हैं कि मैं वापस से सेंट्रल नहीं जाऊंगा तुम लोगों की मदद करने के लिए, अगर तुम यहाँ पे मुझे मारने आए हो तो मुझे मार सकते हो। एलेक्स यहाँ पे लगातार डॉक्टर को समझा रहा होता है, लेकिन डॉक्टर तो समझता ही नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही वो बॉक्स फेंक देता है डॉक्टर के ऊपर जिसके अंदर अल्फोंस था, और फिर यहाँ पे डॉक्टर उसकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स पूछता है कि आप अचानक से वहाँ से भाग के यहाँ पे क्यों आ गए, और मैंने सुना है कि वहाँ के कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी आप अपने साथ लेकर के आ गए थे। तो डॉक्टर यहाँ पे बताने लगता है कि उस वॉर में जिसके अंदर कई सारे सिविल मारे गए थे उसमें मैंने भी कई लोगों की जान ली थी, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसे केमिकल्स बनाने पड़े जो कि मिलिट्री के काम आ सके सिविल वॉर में। लेकिन मुझे बाद में ऐसा लगने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मेरी वजह से लोगों की जान गए थे, इसलिए मैंने अपने पाप को धोने के लिए यहाँ पे आके काम करने लगा। मुझे लगा अगर इस टाउन में आकर के मैं लोगों की जान बचा लूंगा तो हो सकता है मेरे पाप धुल जाएं, और जो गलतियां मैंने की हैं वो हो सकता है गॉड उसके लिए मुझे सजा भी ना दे। लेकिन यहाँ पे एलेक्स बोलने लगता है कि जब आप सेंट्रल में थे तब आपको एक रिसर्च के ऊपर काम दिया गया था, वो कौन सा रिसर्च था, और यहाँ पे डॉक्टर बोलता है फिलोसफर स्टोन के बारे में। लेकिन एलेक्स पूछता है कि आप वहाँ से कुछ लेकर के भी भागे थे, और डॉक्टर बताता है कि फिलोसफर स्टोन को ही मैं वहाँ से लेकर के भागा था। फिर इसके बाद वो एक लिक्विड को टेबल के ऊपर डाल देता है और बोलता है यही फिलोसफर स्टोन है, जिसको कई सारे नामों से जाना जाता है। ऊपर से फिलोसफर स्टोन का कोई परफेक्ट शेप नहीं होता। यहाँ तक कि मैंने अपनी रिसर्च की और मैंने ये पाया है कि फिलोसफर स्टोन अभी तक से पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, और हो जाने के बाद इसकी पावर कितनी ज्यादा बेकाबू हो जाएगी इसके बारे में हमें अंदाजा नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे एडवर्ड बोलता है कि आपने अब तक जितना भी रिसर्च किया है उसका डाटा मुझे चाहिए। डॉक्टर यहाँ पे एलेक्स से पूछता है कि है कौन, तो एलेक्स बताता है कि स्टेट एल्केमिस्ट है, और डॉक्टर ये सुनकर के हैरान था। तब वो बोलने लगता है कि वॉर के बाद कई सारे स्टेट एल्केमिस्ट ने अपने पोजीशन से रिजाइन दे दिया, क्योंकि वो नहीं बनना चाहते थे एक वेपन, एक ऐसा वेपन जो कि लोगों की जान ले, और अब जाकर के तुम भी एक स्टेट एल्केमिस्ट बन गए हो जो कि वेपन के तौर पर इस्तेमाल किए जाओगे। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड बोलता है कि अभी मुझे इस चीज़ की फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे कैसे भी करके अपने गोल को अचीव करना है और उसके लिए नेसेसरी है। फिर उसके बाद वो अपनी पूरी कहानी बता देता है यहाँ पे डॉक्टर को। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि तुमने कैसे भी करके अपने भाई की सोल को इस आर्मर के अंदर ट्रैप कर दिया, इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम फिलोसफर स्टोन को परफेक्टली कास्ट कर सकते हो और उसकी पूरी पावर का सही से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना डाटा नहीं दिखाने वाला। इसके बाद एडवर्ड पूछता है कि ऐसा क्यों, तो यहाँ पे डॉक्टर बताने लगता है कि देखो उस रास्ते पे जाने के लिए तुम्हें हेल से गुजरना होगा, और मैं नहीं चाहता कि इतनी कम उम्र में तुम्हें ये सब झेलना पड़े। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड बताता है कि उस टोनी मेरे और मेरे भाई की बॉडी को ठीक कर सकता है, इसलिए चाहे मुझे हेल से गुजरना पड़े या मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर इन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल देता है और बोलता है कि मैं रिसर्च तुम्हें नहीं देने वाला। अब ये दोनों बैठे होते हैं प्लेटफॉर्म पर, वेट कर रहे होते हैं अपनी ट्रेन का। तभी यहाँ पे एलेक्स पूछने लगता है कि तुम बाय फोर्स भी तो ले सकते थे फिलोसफर स्टोन डॉक्टर से, भले वो कंप्लीट नहीं था लेकिन तुम्हारी मदद तो कर सकता था। अल्फोंस बोलता है कि हाँ हम ऐसा कर तो सकते थे, लेकिन डॉक्टर इस टाउन के लिए बहुत जरूरी है, डॉक्टर ने बहुत मदद की है टाउन के लोगों की, और यही कारण है कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से डॉक्टर को कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी डॉक्टर वहाँ प्लेटफॉर्म पे आ जाता है और उसको एक पेपर देता है, बोलता है कि इसके अंदर उस जगह का पता है जहाँ पे मैंने अपना डाटा छुपा के रखा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी बॉडी को ठीक कर लो, लेकिन याद रहे कि उसके लिए जो भी करना पड़े वो तुम्हें करना होगा। लेकिन बाद में इन्हें पता ये चलता है कि वो डाटा सारा छुपा करके गया है सेंट्रल लाइब्रेरी में, और प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि सेंट्रल लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि हो सकता है इन्हें डाटा ढूंढते ढूंढते पूरे 1 महीना लग जाए। लेकिन इसके बाद ये लोग आ जाते हैं यहाँ पे एडवर्ड के टाउन में, और उसी दादी अम्मा के पास भी आ जाते हैं जिन्होंने पहले यहाँ पे एडवर्ड को उसका हाथ और पाँव दिया था। लेकिन यहाँ पे दादी अम्मा अच्छे से देख लेती है और बताने लगती है कि देखो तुम्हारे हाथ और पाँव को पूरी तरह से ठीक होने में 3 दिन लगेंगे, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद एडवर्ड चला जाता है थोड़ी देर के लिए अपनी माँ के ग्रेव के पास, और यहाँ पे जो एलेक्स है उस दादी अम्मा के साथ बात कर रहा होता है और पूछ रहा होता है एडवर्ड के बारे में। तब यहाँ पे वो दादी अम्मा बताने लगती है कि मैं बचपन से उन दोनों लड़कों को देख रही हूँ, उनका जो बाप था उसने टाउन को छोड़ दिया, अपनी बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया, और मुझे पता भी नहीं कि वो जिंदा है कि मर चुका है, और ऊपर से उसकी माँ के मरने के बाद उसने जो गलती की है उसका उसको पछतावा भी है। और मुझे अच्छा लगता है कि वो लगातार अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है ताकि आगे चल करके वो अपने आप को और अपने भाई की बॉडी को ठीक कर सके। दादी अम्मा यहाँ पे ये बात भी बताती है कि विंड्री जो कि मेरी ग्रैंड डॉटर है, उसके पेरेंट्स भी मारे गए थे इसराइल के वॉर में। दोनों ही सर्जन थे और दोनों गए थे वहाँ पे ट्रीटमेंट करने लोगों का, लेकिन हमें क्या पता था कि वो लोग ट्रीटमेंट करते करते खुद ही मर जाएंगे और फिर कभी यहाँ पे लौट के नहीं आएंगे। और ऊपर से अब उन दोनों भाइयों का केवल यही घर है, क्योंकि जिस दिन उन दोनों को स्टेट एल्केमिस्ट बनाया गया था और वो जब यहाँ से जा रहे थे किसी और जगह,
तब यहाँ जाने से पहले एडवर्ड ने अपने घर को जला दिया था, क्योंकि वो समझ गया था कि वो वापस कभी लौट के नहीं आएगा। लेकिन अपनी माँ की ग्रेव को और अपने घर को देखने के बाद जब एडवर्ड वापस से ग्रैनी के घर पे आता है तो वो देखता है कि एलेक्स उसको गले लगा लेता है। और एलेक्स ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि एलेक्स को पूरी कहानी पता चल गई है एडवर्ड की, और वो सोच रहा होता है कि तुम पे कितना कुछ बीता है। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड के दिमाग में ये चल रहा था कि एलेक्स मुझे गले तो लगा रहा है, लेकिन वो नंगा क्यों हो गया। और यहाँ पे विनरी पूरी रात भर जग के काम करती है और यहाँ पे एडवर्ड के हाथ को ठीक भी कर देती है। अब जब एडवर्ड ठीक हो जाता है तो वो अपने भाई को ठीक करने के लिए चला जाता है। फिर यहाँ पे वो एलेक्स की बात ये बता रहा होता है कि आपने आर्मर के ऊपर वो निशान देखा ना, वो निशान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही उसके सोल को कनेक्ट कर रहा है इस आर्मर के साथ। और फिर इसके बाद वो अपने एल्केमी को परफॉर्म करता है और यहाँ पे ठीक कर देता है अल्फोंस को। और फिर रात हो जाने के बाद ये लोग भी इस टाउन से निकल जाते हैं। लेकिन अगले दिन ये लोग पहुंच जाते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में। लेकिन इन्हें पता ये चलता है कि वो बिल्डिंग तो बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन उस डॉक्टर के रिसर्च के पीछे यहाँ पे लस्ट और ग्लटनी भी पड़ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ग्लटनी को स्मेल आ जाती है स्कार की, और वो बोल रहा होता है कि वो आसपास ही है। और फिर यहाँ पे जब स्कार नाले के अंदर घूम रहा होता है कि तभी ग्लटनी उसके ऊपर आकर के हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे वो ग्लटनी का एक हाथ तो काट देता है, लेकिन तभी पीछे से लस्ट आ जाती है उसके ऊपर हमला करने के लिए। और यहाँ पे देखते हैं कि जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब तक स्कार का कोई भी साइन नहीं मिला, ऐसा लग रहा है कि वो सिटी को छोड़ करके भाग गया है। लेकिन यहाँ पे मस्टैंग को ऐसा नहीं लगता, और तभी एक सोल्जर आकर के रिपोर्ट करता है कि रिवर के आसपास बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। अब मस्टैंग अपने आदमी के साथ पहुंच तो जाता है। वहां पे उन्हें मिलता है स्कार का जैकेट जो फटा हुआ था और उसके ऊपर खून भी लगा था, लेकिन इन्हें स्कार की बॉडी मिली नहीं। और यहाँ पे सभी लोगों के बीच में लस्ट और ग्लटनी भी छुपे हुए थे। उन दोनों की बातों से ये बात तो समझ में आ रही थी कि दोनों ने मिल करके स्कार को घायल करने की कोशिश की थी और उसको मारने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों ऐसा कर नहीं पाए। और यहाँ पे एडवर्ड सोच रहा होता है कि वो यहाँ से डाटा को रिकवर कैसे करेगा, कि तभी वहाँ पे दो सोल्जर्स आकर के बताने लगते हैं एलेक्स को कि आपको वापस से हेडक्वार्टर जाना होगा, हम लोग तब तक यहाँ पे एडवर्ड का ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे एडवर्ड को पता ये चलता है कि लाइब्रेरी के अंदर एक वुमन काम किया करती थी जो कि फर्स्ट ब्रांच का ध्यान रखती थी। अब वो यहाँ पे काम तो नहीं करती, लेकिन हम तुम्हें उनके पास लेकर के जा सकते हैं। लेकिन रास्ते में लोग बोलते भी हैं कि तुमने ये आर्मर क्यों पहना है। तो एडवर्ड बोलने लगता है कि ये तो हॉबी है। ये सुनने के बाद ये दोनों ही हैरान थे और वो दोनों लगातार इनके बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों ऐसे दिखाते हैं कि इन दोनों को पता ही नहीं चल रहा कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये लोग सेस्का के घर पे पहुंच तो जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद ये लोग देखते हैं कि घर के अंदर केवल बुक ही बुक है, और यहाँ पे सेस्का खुद बुक के नीचे दबी हुई है जो मरने वाली है। लेकिन ये लोग सेस्का की जान बचा लेते हैं। फिर ये लोग यहाँ पे पूछते हैं कि तुम फर्स्ट ब्रांच में काम क्या करती थी, तो क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर मार्को ने वहाँ पे कोई बुक रखी थी। तो यहाँ पे सेस्का बताने लगती है कि हाँ, उन्होंने अपनी एक रिसर्च वहाँ पे रखी थी, और मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने उस रिसर्च के अंदर क्या क्या लिखा था, क्योंकि एक बार मैं जो भी बुक पढ़ लेती हूँ मुझे याद रहता है कि उस बुक में क्या लिखा था। तो ये लो ये वो सारा रिसर्च है जो कि डॉक्टर मार्को ने उस बुक के अंदर लिखा था। मैंने उन सबको एक पेपर के अंदर लिख दिया है, तुम चाहो तो आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। अब वैसे तो इन सभी रिसर्चेस के अंदर यही लिखा हुआ था कि कौन से ऐसे मील है जो कि इंसान को खाने चाहिए ताकि उनकी बॉडी अच्छी रहे। इन्हें पढ़ने के बाद सोल्जर्स को ऐसा लग रहा होता है कि सारे रिसर्च बेकार है और हो सकता है इन्हें डॉक्टर ने ना लिखा हो। लेकिन यहाँ पे वो लड़की बता रही होती है कि नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि उनके रिसर्च में क्या लिखा हुआ था और उन्हीं को मैंने एक पेपर के ऊपर लिखा है। फिर इसके यहाँ पे एडवर्ड बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद एडवर्ड वो सारा रिसर्च अपने साथ लेकर के जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पे एक सोल्जर को बोलता है कि एक काम करो, ये रहा मेरा स्टेट एल्केमिस्ट की आईडी और मेरा अकाउंट नंबर, मेरे बैंक से कुछ पैसे निकालो और जा करके दे दो सेस्का को। अब यहाँ पे रोज लगातार इन दोनों से पूछ रहा होता है कि भला ये मील वाली बुक हमारे किसी काम की। लेकिन यहाँ पे एडवर्ड बताता है कि देखो, एल्केमी से रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेस होती हैं उन सबको इनक्रिप्टेड वे में लिखा जाता है, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी दुश्मन के हाथों लग जाए। इसलिए अगर नॉर्मल बंदा उस बुक को पढ़ता है तो उन्हें यही लगेगा कि ये केवल एक मील बुक है, लेकिन एक एल्केमिस्ट ही जानता है कि उसके अंदर असली सच्चाई क्या है। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि उन दोनों भाइयों को मिल करके लगातार पता चल रहा होता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या लिखा गया है। स्टार्टिंग में तो दोनों को बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन आखिरी में वो दोनों भी थक जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि यार ये इतना हार्ड क्यों है। लेकिन तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया तुम्हारे पैसे के लिए, यही कारण है कि मैं अपनी माँ को एक अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर पाई थी। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे मेजेस भी आ जाता है जो कि उनको बता रहा होता है कि तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद अचानक से किसी ने लाइब्रेरी ही जला दी थी, जिसकी वजह से हमारे सारा डेटा भी उसमें जल गया। लेकिन तभी यहाँ पे एडवर्ड इस लड़की की तरफ देखने लगता है और ये लड़की बोलती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने क्रिमिनल डेटा पढ़ा है, लेकिन मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, मैं बस लिख सकती हूँ जो मैंने पढ़ा था। और यहाँ पे मेजेस उसको अपनी जॉब के लिए हायर कर लेता है और उसको अपने साथ लेकर भी चला जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई मिल करके 10 दिनों तक लगातार डिकोड कर रहे होते हैं कि इस बुक के अंदर क्या लिखा गया है। और 10 दिन के बाद उन्हें पता चल भी जाता है कि फिलोसोफर स्टोन का मेन इंग्रेडिएंट है एक इंसान की जिंदगी, यानी कि अगर फिलोसोफर स्टोन को पूरा करना है तो एक इंसान की बलि देनी होगी। और उसमें भी दिक्कत यह है कि केवल एक सिंगल स्टोन को पाने के लिए तुम्हें कई सारे ह्यूमन सैक्रिफाइस करने होंगे। लेकिन तभी यहाँ पे रोज बोलता है कि मिलिट्री इसकी परमिशन कभी नहीं देगी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एडवर्ड उन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताओगे। रोज बोलता भी है कि पर हम इसको राज नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे एडवर्ड उसको बोलता है कि तुम्हें इसको राज रखना ही होगा और ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने कभी हमारी बातें ही नहीं सुनी। लेकिन इसके बाद ये दोनों चले जाते हैं एलेक्स के पास और उसको बता रहे होते हैं कि उन दोनों भाइयों ने अपने आप को रूम के अंदर बंद कर लिया है और वो कई दिनों से खा पी भी नहीं रहे हैं, बस डिकोड ही करते जा रहे हैं मैसेज को।
तब यहाँ पे एलेक्स सोच रहा होता है कि वो दोनों कैसे भी करके अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन बाद में ये दोनों सोल्जर्स आपस में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि उन दोनों पे क्या बीत रही होगी हमें पता है, क्योंकि उन दोनों को कुछ ऐसा पता चला है जो नहीं पता चलना चाहिए था। तब यहाँ पे एलेक्स बोलता है कि क्या पता चला है, मुझे भी बताओ। और यहाँ पे एडवर्ड और भी ज्यादा परेशान हो जाता है ये सोच करके कि क्या सही में हम अपने आप को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि गॉड सही में उन लोगों को पनिश करता है जो लोग बहुत बुरे काम करते हैं। अब हमें देख लो, हमने अपनी माँ को जिंदा करने की कोशिश की जिसकी वजह से ना तो मेरा पाँव रहा ना मेरा हाथ, और ऊपर से तुम्हारी तो बॉडी ही नहीं है, लेकिन हमें एक तरीका मिला भी है जिससे कि हम अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उस तरीके को मैं फॉलो करता हूँ तो मुझे फिर से पाप करना पड़ेगा और मुझे कई सारे इंसानों की जान भी लेनी पड़ेगी जो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन तभी वहाँ पे दरवाजा तोड़ते हुए एलेक्स आ जाता है और बोलने लगता है मुझे पता चला कि स्टोन को पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मिलिट्री भी इस चीज के पीछे थी, इसका मतलब मिलिट्री भी चाहती थी कई सारे ह्यूमन सेक्रीफाइस करना ताकि उन्हें स्टोन मिल जाए। लेकिन फिर यहाँ पे एडवर्ड को ये बात याद आने लगती है कि डॉक्टर ने उसको एक बार बोला था स्टेशन पे कि याद रखना कि तुम हो सकता है सच्चाई के अंदर भी सच्चाई ढूंढ लो। ये बात याद करते हुए एडवर्ड बोलता है कि हो सकता है कोई और तरीका भी हो फिलोसोफर स्टोन को पाने का, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता चल रहा है क्योंकि हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। हमें गहराई में जाकर के देखना होगा कि क्या इसके बारे में कोई और सच्चाई भी है। तब यहाँ पे एलेक्स एक मैप खोलता है और बताने लगता है कि टोटल 4 रिसर्च फैसिलिटीज हैं जहाँ पे सेंट्रल के द्वारा काम करवाया जाता था और डॉक्टर मार्को जो है वो तीसरे नंबर की रिसर्च फैसिलिटी में काम करते थे। लेकिन तभी यहाँ पे एडवर्ड बोलता है कि इस पे क्रॉस क्यों लगा है, तो यहाँ पे सोल्जर बताने लगता है कि देखो वो एक रिसर्च फैसिलिटी बनने वाली थी लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया और अब फिलहाल के लिए केवल वहाँ पे एक बिल्डिंग है। तब यहाँ पे एडवर्ड बोलता है कि वहीं पे फिलोसोफर स्टोन होगा। रोज यहाँ पे पूछता है कि तुम इतने श्योर क्यों हो। तब यहाँ पे एडवर्ड बोलता है कि ध्यान से देखो, इस बिल्डिंग के बगल में ही प्रिजन है। इसका मतलब ये है कि फिलोसोफर स्टोन को पाने के लिए तुम्हें किसी इंसान की बलि देनी होती है। लेकिन याद रहे कि अगर तुम किसी कैदी को मार देते हो जेल के अंदर तो सबको यही लगेगा कि उसका एग्जीक्यूशन हुआ है, फिर वो लोग आराम से अपने फिलोसोफर स्टोन की रिसर्च को जारी रख सकते हैं। फिर यहाँ पे एलेक्स इधर से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो बोलता है कि ठीक है मैं देखता हूँ कि इसका क्या करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैटर हो सकता है और ऊपर से मैं चाहूंगा कि तुम दोनों सोल्जर्स ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने कुछ नहीं सुना, क्योंकि ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल रहा तुम दोनों भाइयों का, तो मुझे तुम दोनों भाइयों के ऊपर शक है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करोगे, लेकिन यहाँ पे दोनों स्टार्टिंग में तो मना कर देते हैं, लेकिन रात हो जाने के बाद दोनों बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। अब बिल्डिंग तो किसी काम की नहीं है और बिल्डिंग ऑलरेडी बंद कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डिंग के बाहर एक गार्ड था, तो ये देखने के बाद उनका जो शक होता है वो और भी ज्यादा यकीन में बदल जाता है। अब दोनों बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए एल्केमी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा करते तो लाइटनिंग की वजह से सबको पता चल जाता कि यहाँ पे कोई एल्केमी का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो लोग फेंस को काटते हुए अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अंदर आ जाने के बावजूद भी ये लोग और अंदर नहीं जा सकते थे बिल्डिंग के, क्योंकि बिल्डिंग का जो मेन गेट था उसको अभी भी बंद करके रखा गया था। इसलिए लोग डिसाइड करते हैं कि लोग चिमनी से अंदर जाएंगे, लेकिन इसकी जगह इतनी छोटी थी कि केवल यहाँ पे एडवर्ड ही आगे जा सकता है और यहाँ पे अल्फोंस को बाहर ही रुकना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर 2 लोग हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई है जो बिल्डिंग के अंदर आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो इधर पे अल्फोंस के ऊपर हमला हो जाता है।